ठोकर लगती है तो दर्द होता है और जब दर्द होता है तभी मनुष्य सीख पाता है। ये लाइन उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अब ये समझ चुके हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स लक से नहीं स्ट्रेटेजी से क्लियर होगी। और एक हार्ड ट्रूथ मैं आपको सीधे बता देता हूँ, जब तक आप करंट अफेयर्स के 30 में से 25 क्वेश्चन, जी हाँ, जब तक आप 30 में से 25 क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ये कहना तो आसान है, लेकिन होगा कैसे? तो देखिए, मैं वो टीचर तो हूँ नहीं जो आपको ये बोल दे कि मैं आपको 30 में से 30 क्वेश्चन करवा दूंगा। वो भी कैसे? तो मैं टॉनिक बैच ले आऊँगा, मैराथन बैच ले आऊँगा, अग्निपथ ले, बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं करने वाला। तो हम करेंगे क्या? देखिए, जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम हमें ऑफिसर बनाएगा। तो जब टारगेट ऑफिसर बनने का है तो हमारा अप्रोच भी ऑफिसर लेवल का ही होनी चाहिए। इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कहाँ से? तो हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू से, जी हाँ, पीआईबी से, और बिहार स्पेशल के हम लोग बिहार के न्यूज़पेपर से। कोई भी शॉर्टकट्स के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं कोई फेक मटेरियल्स के लिए जाएंगे, बिल्कुल हम लोग अपनी चीज़ें ऑथेंटिक रखेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो ध्यान में रखकर जो मैंने एक प्रॉपर एग्जाम सेंट्रिक कोर्स डिज़ाइन किया है, जो सिर्फ और सिर्फ 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। और उस कोर्स का नाम है करंट अफेयर्स पंचायत फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बाय द कश्यप वे। अब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा, कनेक्ट रख बनाना पड़ेगा। सिर्फ आप पढ़ लिए और छोड़ दिए तो ऐसी चीज़ें चलेंगे नहीं। आप जो पढ़ोगे आपको वो चीज़ें आपके साथ रखनी पड़ेगी, आपको अपने एग्जाम हॉल को वो चीज़ें साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ डिसिप्लिन से चलते हैं तो हम ये गारंटी देते हैं आपको कि आप खुद आपके अंदर ये फ़र्क देख पाएंगे। तो देखिए, ये जो करंट अफेयर्स बैच है ना, ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 9 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। जी हाँ, 1 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक के, ठीक है, जिससे हमारा पूरा जो सिलेबस है सेक्शन वाइज कवर करने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा करंट अफेयर्स वीकली है, द कश्यप वे फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। और ये बाकी चीज़ें आपको कुछ गाइड है जो आप पढ़ रहे होगा, आपको ये कैसे करना है। तो इसमें हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, हमारा नेशनल करंट अफेयर्स होने वाला है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक करना। और इसी तरह हम लोग सेक्शन वाइज नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, इसी तरह हम लोग सेक्शन के थ्रू कवर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, बिना देरी के नोटबुक रेडी रखिए और दिमाग बिल्कुल ओपन रखिए। लेट्स बिगिन। तो हमारे नेशनल करंट अफेयर्स का पहला न्यूज़ क्या है? देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बिगिंस टुडे। तो क्या है ये, आइए समझते हैं इसको। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन जो है 8 से 11 जनवरी को कहाँ किया गया? तो सोमनाथ, गुजरात में किया गया। ये पहला फैक्ट है, याद होना चाहिए। और ये जो कोई नॉर्मल इवेंट नहीं था, बल्कि 1000 साल पुरानी एक हिस्टोरिकल घटना को याद करने का ये अवसर था। जैसा कि आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है ना, बहुत ही पवित्र माना जाता है इसको, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और 1026 ईस्वी में क्या होता है, 1026 एडी में महमूद गजनी ने, जी हाँ, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे तोड़ने की कोशिश की। और इस घटना को अब हो गए हैं 1000 साल, ठीक है ना। और इसी 1000 साल पूरे होने पर यह पर्व मनाया गया, जिसका नाम है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आप स्वाभिमान से ही समझिए ये वर्ड क्यों चूज किया गया, ठीक है ना, स्वाभिमान क्यों? तो ये जो स्वाभिमान है ना, ये रखा गया क्योंकि ये हमें अपनी विरासत पर गर्व है, इसको दिखाने के लिए कि 1026 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनी ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, तो फिर भी ये क्या है, अपने 1000 साल बाद भी आज बिल्कुल अडिग है, खड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पे जो तोड़ने की कोशिश किसने की थी, गजनी ने की थी। कब की थी? 1026 में। कितने साल इसके पूरे हो गए? 1000 साल इसके पूरे हो गए। और ये कब से कब तक मनाया गया? जनवरी 8 से 11 तक सोमनाथ, गुजरात में मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसका जो पुनर्निर्माण है ना, इसका रिकंस्ट्रक्शन 1951 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1951 में इसका रिकंस्ट्रक्शन होता है डिवोटीज के लिए। और उस टाइम जो मेन गेस्ट आए थे ना, वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसका भी ना 75 साल पूरे हो गए। तो आपको 2 डेट याद रखना है, एक तो 1951 में इसको रिस्टोर किया गया, और 1026 में इस पर इन्वेजन किया था मोहम्मद गजनी ने। और ये जो जब रिस्टोरेशन इसका किया गया उसके 75 साल पूरे हो गए हैं, और इन्वेजन के 1000 साल पूरे हो गए। तो इस फैक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे ना, आपको आप प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है? पहली चीज़ वो पूछ लेंगे कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप बता दोगे ये सोमनाथ टेम्पल से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछेगा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कब हुआ? तो आप लोग देख सकते हो 1951 में इसका रिस्टोरेशन हुआ, यानी कि पुनर्निर्माण हुआ। और कौन से राष्ट्रपति के समय मंदिर के डिवोटीज के लिए गेट खोला गया? तो कौन से राष्ट्रपति थे जब मंदिर के, यानी कि श्रद्धालुओं के लिए गेट खोल दिया गया? तो वो थे कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके भी अब 75 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट से जाने पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ें बता दी गई। तो अगर जिनको हिंदी में पढ़ना, आप लोग यहाँ से वो चीज़ सेम चीज़ है, बस इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ पे हिंदी में है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे। अगला न्यूज़ क्या है हमारा, देखिए, ग्लिम्स ऑफ सैक्रेड पेपरवा रेलिक्स एक्सपोजिशन इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पेपरवा रेलिक्स जिसका इनोग्रेशन किया, ठीक है ना। और इस एग्जीबिशन का नाम रखा उन्होंने द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। ये सब देख सकते हो ना, ये सभी वहीं की रेलिक्स हैं बुद्धा की। देखिए, तो नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पेपरवा रेलिक्स। रिलेटेड किससे है, तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, और उसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक लगता है कि एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आपसे टाइटल ही पूछेंगे। टाइटल क्या था उसका, द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ अवेकेंड वन, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है, बुद्धा से। ये कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। पिपरवा रेलिक्स को 1898 में 1891 में विलियम क्लैक्सटन पेपे ने पिपरवा उत्तर प्रदेश से डिस्कवर किया था। ये रेलिक्स जो है ना, बुद्धा के समय जुड़ी पवित्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। और इसे 127 साल बाद, कितने साल बाद, 127 साल बाद 30 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 30 जुलाई 2025 को 127 ईयर्स के बाद इसको लाया गया इंडिया वापस। कहाँ से लाया गया, तो हांगकांग से लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये जो पेपर रेलिक्स कहाँ से लाया गया, हांगकांग से। कब लाया गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 30 जुलाई 2025 को। और कितने साल बाद, तो 127 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको लाया गया और ये हांगकांग से लाया गया। ये जो रिपार्टिशन है, यानी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीपी मॉडल पे आया है। ये पीपीपी मॉडल पे आया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोदरेज इंडस्ट्रीज ने मिलकर काम किया। किसने किसने काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोदरेज। आपको यहाँ पे एग्जाम में अगर एक स्टेटमेंट बना के दे दिया गया कि ये जो रेलिक्स को लाया गया ये पीपीपी मॉडल के थ्रू लाया गया, तो आपको ये बनाना, तो आपको ये चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। अगर आपके क्वेश्चन को वो डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो ये चीज़ें पूछेंगे, तो इसको भी समझिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लाया गया पीपीपी मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थी और गोदरेज इंडस्ट्रीज ने मिलकर काम किया। और ये इवेंट सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि इंडिया के कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को बचाने और सेलिब्रेट करने का ये सिंबल भी है, ठीक है ना। अब इससे आपको फैक्ट क्या क्या पूछ सकता है कि ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पेपरवा रेलिक्स का संबंध किससे, तो आप लोग आसानी से बता दोगे, गौतम बुद्धा से है। और क्या पूछेंगे वो कि पेपरवा रेलिक्स जो है 1898 में किसने डिस्कवर किया, तो विलियम क्लैक्सटन पेपे ने किया था। और इसे वापस कब लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये क्या है, 30 जुलाई 2025 को। कितने साल बाद, 127 ईयर्स के बाद। मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आपको अब तक याद हो गया होगा। चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। फिर से वही चीज़, आप यहाँ पे हिंदी में जो भी लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले पे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि इंडिया बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट बायो बिटुमेन प्रोड्यूसर। इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया है जो कॉमर्शियली बायो बिटुमेन का प्रोडक्शन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में बिटुमेन का यूज़ हर जगह होता है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा टेक्निकली इसे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारे नितिन गडकरी, इन्होंने इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन इन रोड्स, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री। तो जहाँ पे ये वर्ल्ड फर्स्ट आ जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी को प्यार है वर्ल्ड फर्स्ट से, ठीक है ना। बीपीएससी पूछती है, तो याद रखिए, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन, वो कौन है, तो हमारा इंडिया है। देखिए, बिटुमिन एक ब्लैक विशियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, जो क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनेशन से बनता है। और ये इसका रोड बनाते वक्त ये क्रूशल बाइंडर की तरह यूज, आप अलकतरा देखे हो ना, ये अलकतरा के टाइप का होता है, ठीक है ना। अलकतरा हम लोग यूज़ करते थे, अब अलकतरा की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बायो बिटुमेन को यूज़ करने वाले हैं। अब बायोबिटुमेन का फायदा क्या होगा, ये क्रॉप के रेसिड्यू से बढ़ेगा। आपको पता है ना, क्रॉप के रेसिड्यू से जो उसको फिर हम लोग बर्न करते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। दिल्ली के इलाके में पराली की बहुत समस्या थी, तो उसके लिए इसको किया जा रहा है। तो जो रेसिड्यू से बर्निंग वाली पॉल्यूशन है उसको कम किया जाएगा। इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इट विल हेल्प इन रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम क्रॉप, जो कि बर्निंग की वजह से हो जा रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हो रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कौन सा देश पहला है जो कॉमर्शियली बायोबिटुमेन प्रोड्यूस कर रहा है। आप लोग बिना सोचे बोलोगे कि वो कौन सा है, इंडिया है। और पूछे बिटुमिन क्या है, तो ये एक ब्लैक विशियस मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना। इसको याद रखना आपको। और ये क्या है, बाइंडर की तरह काम करता है रोड कंस्ट्रक्शन में। किसमें काम करेगा, एज अ बाइंडर। और इस चीज आपको याद रखो, बायोम्यूटेन का इन्वायरमेंट में क्या फायदा होगा, तो ये रिड्यूस करेगा किसको, पॉल्यूशन को, जो कि क्रॉप के बर्निंग से हो रहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। ये फिर से हिंदी में आप लोग देख लोगे, हिंदी में आता हम लोग। वो अगला न्यूज़ क्या है, प्रोजेक्ट वीर गाथा। पहली चीज़ जो आपसे एग्जाम में आएगी डायरेक्ट, कि प्रोजेक्ट वीर गाथा किन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD
प्लस MOE, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो प्रोजेक्ट वीरगाथा है क्या? ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का और एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? तो इस इनिशिएटिव का मकसद है गैलेंट्री अवॉर्डीज की साहस और ब्रेवरी को सेलिब्रेट करना। ये प्रोजेक्ट उनके हीरोइक डीड्स और लाइफ जर्नीज को शोकेस करता है ताकि लोग उनके सेक्रीफाइस और देशभक्ति से इंस्पायर हो सके, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोजेक्ट वीर गाथा लगा गया। ये एक इनिशिएटिव, एक ट्रिब्यूट है, ठीक है ना। ट्रिब्यूट किया जाएगा कि जो भी हमारे वीर थे उनकी गाथा, गाथा क्या होती है? कहानी हो गई। तो वीरों की कहानियों को ट्रिब्यूट किया जाएगा जो देश के हीरोज थे। तो आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट वीर गाथा किन दो मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया गया है, तो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस न्यूज़ से यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, वायनाड कलपेट्टा, कलपेट्टा एक जगह है वायनाड केरल में। कलपेट्टा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? वायनाड केरल का। और ये जो है 6 जनवरी 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो कलपट्टा जो है हमारा, कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट जो है वायनाड केरल का, ये फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड बन गया। क्या बन गया? ये फुल्ली पेपरलेस, फुल इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट। ये इंडिया फर्स्ट, फिर मैंने बताया ना, इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, बीपीएससी को इनसे प्यार है। तो इंडिया फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड जो है ये क्या है? कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कहाँ पे है? वायनाड केरल में। इसे आप याद रखोगे, वायनाड केरल में, यहीं पे हमारा ये कलपेट्टा जो डिस्ट्रिक्ट कोड है ये क्या हो गया? फुल्ली पेपरलेस हो गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, एक डिजिटल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप है, ठीक है, जो जुडिशरी में क्या करेगा? इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करेगा। तो फुल्ली पेपरलेस कोड से क्या होगा? जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, केसेस की ट्रैकिंग और रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से हो पाएगी, और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए आप याद रखोगे कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो आप बताओगे कलपेट्टा, वायनाड केरल। कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट जो कि वायनाड केरल में है। चलते हमारे अब अगले फैक्ट की ओर। देखिए, और यहाँ पे फिर से हिंदी में दिया आप लोग से पढ़ लो कि नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है ना, एस जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया है, जो IIT मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT विद कैंपस रिसर्च एंड स्टार्टअप अब्रॉड बनाने वाला है। इसका मकसद है कि IIT मद्रास के कैंपस रिसर्च और स्टार्टअप्स को इंडिया के बाहर भी एस्टेब्लिश किया जा सके। ये जो स्टेप है ना, ये हायर एजुकेशन और ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए लिया गया है, और ये बहुत बड़ा ही माइलस्टोन है। तो आपको बस ये सिंपल याद रखना है कि इंडिया का कौन सा, जिसको वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT कहा जा रहा है, वो है IIT मद्रास। अनाउंस किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने। तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, वर्ल्ड फर्स्ट, फिर से देखो, वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT जो है वो कौन सी होगी? IIT मद्रास होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने 184 न्यू वैरायटीज़ ऑफ 25 क्रॉप्स को क्या किया? उन्होंने रिलीज़ किया, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवराज चौहान जो हमारी क्या भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने कितने वैरायटीज़? तो 184 वैरायटीज़। कितने वैरायटीज़ और कितने क्रॉप्स के? 25 क्रॉप्स के 184 वैरायटीज़ को याद रखिएगा। कितने क्रॉप्स के? 25 क्रॉप्स के 184 वैरायटीज़ को उन्होंने रिलीज़ किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ये न्यू वैरायटीज़ होंगे क्या? देखिए, ये जो न्यू वैरायटीज़ है ना, इंप्रूव ट्रेड्स के साथ होंगे, ज़्यादा सुधार के साथ होंगे, और जिससे ज़्यादा यील्ड होगा, ज़्यादा उपज होगी, पेस्ट रेजिस्टेंस होंगे और क्लाइमेट रेसिलेंस होंगे। ये स्टेप क्यों किया? ये एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन और फूड सिक्योरिटी, ये जो मैं चीज़ आपको लास्ट में बता रहा हूँ ना, ये आप, ताकि आपको कहानी याद हो जाए पूरी, ये किया क्यों गया है, बस रटना नहीं है कि हाँ ये कर दिया 125, 184, 25 और 184 क्यों किया गया है। जब आप ये समझ लोगे तो आपको फैक्ट याद करने में काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि इंडिया को पहला बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मिलने की संभावना है। क्या है? संभावना है। तो इंडिया को जो है उनका पहला, इंडिया का पहला फर्स्ट बुलेट ट्रेन, फिर से फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन कब मिल सकता है? तो 15 अगस्त 2027, याद रखिएगा, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकेगा। तो 15 अगस्त 2027 तक इंडिया को पहला बुलेट ट्रेन मिल सकता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDI ने आधार मैस्कट लॉन्च किया है जिसका नाम है उड़ई, ठीक है ना। इसका पर्पस है कि पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ आधार सर्विस को सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। मैस्कॉट के जरिए लोग आधार के डिफरेंट सर्विसेज और बेनिफिट्स को इजीली समझ पाएंगे। ये स्टेप अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि UIDI ने जो नया मैस्कट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? उड़ई नाम है। क्या नाम है? उड़ई। तो यहाँ पे हमारा, अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे।
ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो, जो भी न्यूज़ है वहाँ पे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड है हिंदी में। तो जो भी हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं वो यहाँ से आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो हमने नेशनल कवर कर लिया, अब हम लोग करने जा रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि 1 से 9 जनवरी 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब तक का, यानी कि 1 से लेकर 9 जनवरी के बीच तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, वो है जो यूएस ने मिशन किया था किस पे, वेनेजुला पे। तो आइए इस मिशन को हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाए। पहली चीज़, यूएस का ये मिलिट्री ऑपरेशन था जो कब होता है, 3 जनवरी 2026 को होता है। किस पे होता है, ये वेनेजुला पे होता है। वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर करने के लिए। और इस मिशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो याद रखिएगा जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है ना, ये यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन था जो कब होता है, 3 जनवरी 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट भी, क्योंकि बीपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। तो 3 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर करना। इस ऑपरेशन को यूनाइटेड स्टेट ने मिलिट्री स्ट्राइक और स्पेशल फोर्सेस एक्शन के जरिए कंडक्ट किया था, जिससे मादुरो और सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर कहाँ ले गया गया है, यूनाइटेड स्टेट ले जाया गया है और उन पे लीगल चार्जेस लगा दिए गए हैं। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, ऑपरेशन के बाद वेनेजुला के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना, डेल्सी रोड्रिग्स, अब वो इंतरिम प्रेसिडेंट बन गए। क्या हो गए, वो अब इंतरिम प्रेसिडेंट बन गए हैं। और ये जो डेल्सी रोड्रिग्स, ये क्या थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और एक इंपॉर्टेंट बात, निकोलस मादुरो जो हैं ये कब प्रेसिडेंट बने, ये 2013 में प्रेसिडेंट बने थे। किसके बाद, तो इनसे पहले ह्यूगो चावेज जो एक बहुत ही सुप्रीम लीडर थे, उनके बाद निकोलस मादुरो 2013 में वेनेजुला के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो इस स्लाइड से ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी। देखिए ये जो इवेंट है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा सकता है, क्योंकि जो वेनेजुला की कैपिटल है कहाँ है, काराकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वेनेजुला की कैपिटल कहाँ है, काराकास। ठीक है ना। और कैराकास है और यह देश वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है। तो ये जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व रखता है। वेनेजुला के पास लगभग 20%, कितना, लगभग 20% ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व है। लेकिन ये जो ग्लोबल जो क्रूड प्रोडक्शन का एक छोटा हिस्सा ही प्रोड्यूस कर पाता है। क्यों, क्योंकि वेनेजुला का जो ऑयल है ना ये बहुत ही हैवी होता है, इसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, हाई विस्कोसिटी होती है, बहुत ही चिपचिपा होता है और इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा, इसको फिल्टर करने में बहुत ही टेक्नोलॉजी लग जाती है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, वेनेजुला ऑयल प्राइमरी हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड से बनता है, इसीलिए इसमें जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। एक एड ऑन डेवलपमेंट आपको याद रखना चाहिए वेनेजुला की, जब हम लोग न्यूज़ कवर कर रहे हैं ना, तो साथ ही साथ ये न्यूज़ भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुला की जो अपोजिशन लीडर है ना, मारिया कोरिना मचाडो, क्या नाम इनका, मारिया कोरिना मचाडो है ना, मचाडो गाना सुना आपने, मचाएंगे। तो मारिया कोरिना मचाडो जो है उन्हें 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये वेनेजुला की। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। तो वेनेजुला की ये अपोजिशन लीडर है, निकोलस मादुरो की जो अपोजिशन पार्टी है ना उसके ये लीडर है, इनका नाम क्या है, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, मैं जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आपको अगर अलग होगा तो आप कर लेना। तो मारिया कोरिना मचाडो जो है ये इन्होंने 2025 का नोबेल पीस प्राइज जीता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हम लोग हमारे अगले न्यूज़ पे चलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिंदी में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हमारे हिंदी के भी जो एस्पायरेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं उन्हीं चीज़ों को। चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। देखिए अगला न्यूज़ क्या कह रहा है, विड्रॉवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्टेट ने लगभग 60 से भी ज़्यादा, लगभग 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपना विड्रॉवल कर रहे हैं। इसमें 31 जो है यूएन एंटिटीज़ हैं, 31 क्या है, यूएन एंटिटीज़ हैं, और जो 35 है वो नॉन यूएन बॉडीज़ है। देखो यहाँ पे 31 जो है यूएन नेशन एंटिटीज़ है और 35 जो ये नॉन यूएन बॉडीज़ हैं। इस डिसीजन के अंदर यूएस ने यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी जिसे हम लोग कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ले लो, और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स को भी उन्होंने क्या किया है, जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल कर लिया है। ये स्टेप सिग्निफिकेंट है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अब पहला और एकमात्र देश बन गया जो 1992 के लैंडमार्क यूएनएफसीसी से क्या किया है, ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है। ये डिसीजन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि यूएस एक मेजर एमिटर और पॉलिसी इन्फ्लुएंसर है। तो ये जो बहुत बड़ा न्यूज़ ये है कि यूएस एकमात्र
और पहला देश बन गया यूएस एकमात्र और फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द लैंडमार्क 1992 यूएनएफसीसी। तो यूएनएफसीसी से विड्रॉ करने वाला जो एकमात्र देश है वो यूएस बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। और ये भी याद रखिएगा 31 यूएन की एंटिटीज़ है और 35 जो है नॉन यूएन बॉडीज़ हैं। तो टोटल कितने से उन्होंने विड्रॉ किया? 66 से। कितने से? 66। इसमें से यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब चीज़ें हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूएनएफसीसी है। ये कब हुआ था पैक्ट? तो ये 1992 का पैक्ट है, जिससे एकमात्र देश जो विड्रॉ किया वो क्या है? यूएस है। चलते हम लोग हमारे अब अगले न्यूज़ पे। देखिए सेम चीज़ें हिंदी में आप लोग पढ़ लोगे। अब आते हैं हम लोग 21st कंट्री। तो 1 जनवरी 2026 को बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या होती है? बुल्गारिया यूरोजोन का 21st मेंबर कंट्री बन गया। तो ये जो बल्गेरिया है ना, ये यूरोजोन का 21st मेंबर कंट्री बन गया। कब बना? 1 जनवरी 2026 को। तो न्यू ईयर के साथ ये चीज़ हो गई, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है सारे। तो बल्गेरिया जो है ये 21st मेंबर, कितने नंबर का मेंबर है? ये 21st मेंबर है। कब बनता है? 1 जनवरी 2026 को। ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि बल्गेरिया को अपनी बल्गेरिया की नेशनल करेंसी क्या थी? लीव। ये जो LEV है, लीव, अब लीव की जगह अब किसको कर दिया उन्होंने? यूरो से रिप्लेस कर दिया। किससे? यूरो से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बल्गेरिया की जो नेशनल करेंसी क्या थी? लीव, जिसका मीनिंग क्या होता था? लायन। अब उन्होंने बल्गेरिया को क्या कर दिया है? उसको रिप्लेस कर दिया किससे? यूरो ने। तो यूरो 21st मेंबर बन गया है, 21st कंट्री बन गया है किसका? यूरो जोन का। याद रखिएगा, लीव का मतलब होता है लायन। और ये जो करेंसी है ना, 8081 से बल्गेरिया में यूज़ होती है। सोचिए 8081 से यूज़ हो रही थी, लेकिन अब उसकी जगह क्या यूज़ होगी? यूरो यूज़ होगी। अब यूरो अडॉप्ट करने से बल्गेरिया का फाइनेंशियल सिस्टम यूरोपियन सिंगल करेंसी फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट हो गया है। बल्गेरिया ने 2007 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था। कब उन्होंने ज्वाइन किया था? 2007 में। तो ये भी याद रखिएगा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन कब ज्वाइन किया? 2007 में। लेकिन करेंसी उन्होंने अभी की है, लेकिन तब से अब तक उन्होंने यूरो को अडॉप्ट नहीं किया था। जैसे मैं आपको बताया, यूरो जोन खुद 1 जनवरी 1999 में ऑफिशियल स्टेब्लिश। और ये ऑफिशियल यूरो जोन जो है हमारा, ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1999 को हुआ था। और इसीलिए 1 जनवरी को इसमें जो मेनली जो इंडक्शन होता है उसी दिन होता है। अभी यू में, यानी कि यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज़ में से 6 कंट्रीज़ जो हैं, कितनी कंट्रीज? 6 कंट्रीज जो हैं, जिसका नाम आप लोग लेंगे स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, डेनमार्क। अभी तक उन्होंने यूरो को, अब देखिए आपको कैसे फंसाया जा सकता है। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जितने भी यूरोजोन की कंट्री होती है उन्होंने क्या किया है, जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री होती है वो सभी यूरोजोन को अपना लेती है। यह सबका जो है मनी जो है वो करेंसी यूरो हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि आप यूरोपियन मेंबर तो हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो हैं, लेकिन आपने यूरोजोन अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे जो 6 देश हैं हमारे, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए बस इस छोटे से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये पॉइंट डाला। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपको बस याद रखना कितने मेंबर अभी? 27 मेंबर है, जिसमें से 6 अभी नहीं किया। किसने कर लिया? बल्गेरिया ने कर लिया। कितने नंबर का है वो? 21st कंट्री है। कब किया? 1 जनवरी 2026 को किया। बल्गेरिया की करेंसी क्या थी? लीव थी। अब करेंसी क्या होगी? यूरो होगी। समझ गए आप लोग? बल्गेरिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर कब बना था? 2007 में। यूरोपियन यूनियन जो एस्टेब्लिश कब हुआ ये? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1999 को। कितने कंट्री के साथ? 11 कंट्री के साथ। कितने कंट्री के साथ? 11 कंट्री के साथ। चलते हम लोग अब हमारे अगले फैक्ट पे। देखिए ये हिंदी में दी हुई चीज़ आप लोग पढ़ लोगे। अब देखिए, जोहरान ममदानी मेक्स हिस्ट्री एज न्यूयॉर्क सिटीज फर्स्ट मुस्लिम एंड यंगेस्ट मेयर। तो ये जो है न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम एंड यंगेस्ट मेयर बन गए। देखिए 1 जनवरी 2026 को जोहरान ममदानी 34 साल के, कितने साल के हैं ये? 34 ईयर के हैं। 34 ईयर के न्यूयॉर्क के 112th मेयर के रूप में, कितने नंबर के मेयर बन गए न्यूयॉर्क के? ये न्यूयॉर्क के 112th, जितने भी नंबर वाले हैं ना डिजिट, सारे याद रखना। तो 34 ईयर के जोहरान ममदानी 112वें मेयर के रूप में स्वर्न इन हुए हैं। ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। तो ये जो है न्यूयॉर्क के क्या है? पहले मुस्लिम मेयर हैं जोहरान ममदानी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कुछ और नोटेबल फर्स्ट भी हैं। ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, ये जो है ट्रंप की पार्टी की अगेंस्ट की पार्टी, अपोजिशन पार्टी है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और इसीलिए इन दोनों के बीच में है ना टशन भी है। तो समझ गए आप लोग इतनी चीज़ें। अब देखिए हम जो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज कॉल्ड सिटीज फर्स्ट मेयर। तो ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्योंकि जो है ये साउथ एशिया डिसेंट के पहले मेंबर है। तो साउथ एशिया डिसेंट, देखिए यहाँ पे साउथ एशिया डिसेंट की ये पहले मेंबर है। और जो ये पहले मेयर हैं जो अफ्रीका में बॉर्न, और ये पहले मेंबर है जो फर्स्ट टू बी बॉर्न इन अफ्रीका। और ये यंगेस्ट मेयर इन ओवर सेंचुरी, और ये यंगेस्ट मेयर है ओवर सेंचुरी। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जोहरान ममदानी के लिए 34 साल के थे, 112 नंबर के मेयर बने हैं। कब बने? 1 जनवरी 2026 को। ये न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और ये सिटी के फर्स्ट मेयर हैं साउथ एशियन डिसेंट के, फर्स्ट टू बी बॉर्न इन अफ्रीका
एंड यंगेस्ट मेयर ओवर अ सेंचुरी के सबसे यंगेस्ट मेयर हैं ये। चलते हम लोग हमारे अब अगले फैक्ट की ओर। देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन गिनिया, मैमाडे दोबुमय, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मैमाडे दोबुमय। ये जो 2021 में मिलिट्री कूप के जरिए पावर सीज कर चुके थे, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था 2021 में, को गिनिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ऑफिशियल विनर डिक्लेयर कर दिया। इनको गिनिया का क्या बना दिया गया? ऑफिशियल विनर डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने इलेक्शन में 86.72% वोट सिक्योर किया और उनका टर्म जो है ये 7 ईयर टर्म है। कितना टर्म है? बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 86.72% और 7 ईयर टर्म। ये डेवलपमेंट गिनिया के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस को हाईलाइट करता है, क्योंकि दोबुमाई का राइज कूप के जरिए हुआ था। ये जो राइज में है ना, ये मिलिट्री कूप के जरिए राइज किए थे और अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू लेजिटिमेट हो चुके हैं ये। देखिए इसमें तो आपको याद करना, आप तो ये कह सकते थे ना कि मैं बस इतना याद कर लिया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्होंने जीता तो मैमाडे दोबुमाई ने जीता। लेकिन बीपीएससी क्या पूछती है ना, बीपी आपसे चीज़ें पूछ सकती हैं फैक्ट स्टेटमेंट के बाद। जैसे इस बार बीपीएससी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चन थे। तो एक तो आप याद रखो कि जो प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, मैमाडे दोबुमाई बन गए हैं गिनिया के। ये मिलिट्री लीडर थे और 2021 में इन्होंने तख्ता पलट किया था। और इन्होंने कितना परसेंट वोट मिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 86.72% वोट पूछा जा सकता है आपसे। और टर्म याद रखना, वहाँ पे 5 साल हमारा वाला टर्म नहीं है, कितना टर्म है? तो 7 ईयर टर्म है, 7 ईयर टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। चलते हमारे अब अगली न्यूज़ पे। देखो ठीक है ना, हिंदी में दिया हुआ आप लोग पढ़ लोगे। अब देखिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, आपको समझाता हूँ। देखिए, 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन टैक्स इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। तो ये कौन कर रहा है? तो CBAM याद रखेगा, यूरोपियन यूनियन, EU, देख सकते हो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बिगन किया है। किसने? यूरोपियन। तो सीधा आपसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए, CBAM को आप लोग कनेक्ट कर लो किस चीज़ से? यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, इसमें होगा क्या? तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर आता है। ये मैकेनिज्म करेगा क्या? ये बेसिकली एक इम्पोर्ट ड्यूटी है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? एक बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटी है जो यूरोप के अंदर अलाउड कार्बन एमिशन, यूरोप के अंदर एक कार्बन एमिशन की लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को प्रोसेस गुड्स पर लगाई जाता है, अगर आप उस लिमिट को ना खत्म कर दे रहे हो, फॉरेन कंट्री वहाँ गई और उस लिमिट से ज़्यादा वो कार्बन एमिशन करने लगी, तो आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट के जरिए एडिशनल कार्बन रिलेटेड चार्ज लगाए जाएंगे। ठीक है ना? तो CBM ना पावर सेक्टर और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री सेक्टर पर अप्लाई होगा। जैसे सेक्टर हो गया सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम के जो रिफाइनरी होगी, केमिकल और फर्टिलाइजर की जो भी इंडस्ट्री हो गई, उन पे इनको लगाया जाएगा। इसका इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया लार्जली क्या क्या करता है? इंडिया एल्युमिनियम, आयरन और स्टील यूरोपियन यूनियन को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। और ये प्रोडक्ट सब CBM के अंडर रेगुलेशन में आते हैं। ये स्टेप ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन और ट्रेड रेगुलेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जाता है, जो कि कार्बन एफिशिएंट प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करेगा। तो इसीलिए आप याद रखोगे, ये जो CBAM है ना, ये कौन लगा रहा है? ये यूरोपियन यूनियन लगा रहा है। क्यों लगाएगा? यूरोपियन यूनियन ने अपने क्षेत्र में एक लिमिट रखी हुई है कार्बन एमिशन की। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री जाके इन सब इंडस्ट्री लगा रही है और वो लिमिट से ज़्यादा करेगी ना, तो उन पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है ना? तो यही CBM को आपको ऐसे समझना है। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की ओर। यहाँ पे हिंदी में भी है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो ऊपर लिखा है उसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, आप लोग यहाँ से कर लोगे। चलते हमारे अगले न्यूज़ पे। देखिए, UN ने डिक्लेयर किया है, अब यहाँ पे कुछ कुछ न्यूज़ हैं जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रखेंगे। UN जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट। देखिए, ये जो UN जनरल असेंबली ना, UNGA, 2026 को कुछ नाम दिया उन्होंने। तो आपको पहले तो नाम डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? ये नाम याद होना चाहिए। पहला क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगलैंड एंड पेस्टोलिस्ट। अगला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ये 3 तो ईयर आपको याद होनी है। ये किसने दिया? तो ये UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट क्यों दिया गया? तो ये उन लोगों और रीजन्स को सेलिब्रेट करता है जो ग्रेजिंग लैंड्स और पेस्टल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट और सिस्टमेटिक के लिए काम करते हैं। ये उनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका फोकस है वॉलंटियर एफर्ट्स और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करना। तो SDG को प्रमोट करने के लिए ये ईयर उन्होंने बोला है। और ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहीं किसी भी एग्जाम को देखने को जरूर मिलेगा। ये डिक्लेरेशन UN की ये रिकॉग्निशन है वुमेन फार्मर के कंट्रीब्यूशन को एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में, जो हिस्टोरिकली अंडर रिस्पेक्टेड रहे हैं। वुमेन फार्मर को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना फार्मिंग के समय, इसलिए उन्होंने वुमेन फार्मर को भी, जो इतनी सारी महिलाएं खेतों में काम करती है, उनके लिए उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला न्यूज़ क्या है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने
क्रिश्चियन फ्रीलैंड, क्या नाम इनका देखिए, क्रिस्टिया फ्रीलैंड को अपॉइंट किया है, जो कि फॉर्मर कैनेडियन ये क्या थी, कनाडा की पहले फाइनेंस मिनिस्टर थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, ठीक है ना, को यूक्रेन के न्यू एडवाइजर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है। तो याद रखिएगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट किसने, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपॉइंट किया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड को, जो क्या थी, वो फॉर्मर कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रखते हैं एज द न्यू एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूक्रेन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एडवाइजर के रूप में क्रिस्टिया फ्रीलैंड को अपॉइंट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हमारे अगली न्यूज़ पे। सऊदी अरब रिसेंटली बॉम्ब्ड पोर्ट सिटी ऑफ मुकल्ला इन येमेन। अब देखो, इसमें कुछ कुछ लोकेशन पूछ सकते हैं, तो ये मुकल्ला कहाँ पे है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मुकल्ला इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप फंस जाओगे। तो सऊदी अरब ने येमेन के पोर्ट सिटी मुकल्ला पर एयर स्ट्राइक किए। ये अटैक रीजनल टेंशन और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है, जिसमें सऊदी लेड कोएलिशन और हौती रेबल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है ना। मुकल्ला जो है ना, ये येमेन का, तो आप याद रखिए, ये मुकल्ला है कहाँ, मुकल्ला पोर्ट, MUKALLA, मुकल्ला पोर्ट जो है ये येमेन में, कहाँ पे, येमेन में है। और ये येमेन का एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है, जो ट्रेड और मैरीटाइम एक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस बॉम्बिंग से ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इफेक्टेड हुए हैं। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब ने बॉम्बार्डिंग की है कहाँ पे, पोर्ट सिटी ऑफ मुकल्ला पे, जो कि मुकल्ला कहाँ पे, येमेन में है। आपको बस मैं इतनी चीज़ें बताना चाहता था कि याद रखना भाई कि ये मुकल्ला कहाँ पे, येमेन में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यूज़। तुर्कमेनिस्तान लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज। तुर्कमेनिस्तान जो दुनिया के सबसे आइसोलेटेड नेशंस में से एक है, ने ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को क्या किया है, लीगलाइज कर दिया। तो तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया है, जो कि वर्ल्ड मोस्ट आइसोलेटेड नेशन है, उसने ऑफिशियली लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को। ये स्टेप इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और डिजिटल फाइनेंस इंसेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो भी ऐसे देश जो टाइट गवर्नमेंट कंट्रोल और आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान है उसने क्या किया, लीगलाइज कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा देश है जिसने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज को लीगलाइज कर दिया। आप बता दोगे वो कौन सा देश है, वो तुर्कमेनिस्तान है। इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं हमारे अगले फैक्ट। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सारा न्यूज़ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हिंदी में है, तो जो भी हिंदी में पढ़ना चाहे वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ ना, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो अभी तक कैसा लगा। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। अब हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड पे देखेंगे, और इंडिया और वर्ल्ड के बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही है ना, इंडिया कैसे रिलेटेड है वर्ल्ड की चीज़ों, आप लोग उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड सीए, जो कि 1 से लेकर 9 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेगा। तो इंडिया एंड वर्ल्ड में हमारा पहला न्यूज है, इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक्सचेंज किया अपने लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी लिस्ट। तो 1 जनवरी 2024 को इंडिया और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज़ की लिस्ट को क्या किया, एक्सचेंज किया है। ये जो एग्रीमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर स्टेशन एंड फैसिलिटीज़ के अंदर आता है। ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 को हुआ था। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1988 को, और 27 जनवरी 1991 को ये इन्फोर्स हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो है 1988 को क्या हुआ था, ये अडॉप्ट हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, और 1991 से ये क्या हो गया, इन्फोर्स में आ गया था। इसका मकसद है दोनों देशों के न्यूक्लियर साइट्स को मिलिट्री अटैक से प्रोटेक्ट करना और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये एक्सचेंज हर साल होता है। इंडिया और पाकिस्तान के कितने भी रिलेशन खराब होना, लेकिन ये हर साल होता है, और बायलैटरल न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक इंपॉर्टेंस हिस्सा है, ठीक है ना। और ये जो रीजनल सिक्योरिटी और नन एग्रेशन को प्रमोट करने के लिए इसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को क्या किया, अपने न्यूक्लियर की जो लिस्ट है ना, फैसिलिटी की लिस्ट को एक्सचेंज किया है। और जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये किसके अंदर आता है, प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी कि आप एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे, उसके अंतर्गत आता है। और ये कब साइन हुआ था, ये 1988 में इसको साइन किया गया था, और ये फोर्स में कब आया, 1991 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दो चीज़ों से अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहाँ से बन जाएगा, आप उसको कर लोगे। चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे, प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से, 2003 से मनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 जनवरी से मनाया जाता है, और हर साल कब से, 2003 से इसको मनाते आ रहे हैं। ये ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को इंडिया को डेवलपमेंट एक्नॉलेज किया जाता है, ठीक है ना। जो भी लोग हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडियन लोग, उनको एक्नॉलेज करने के लिए मनाते हैं। ये डेट स्पेशली 9 जनवरी चूज की गई, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी वो कहाँ से लौटे थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। गांधी जी का रिटर्न एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा के कनेक्शन को हाईलाइट करता है। इसीलिए तब से हम लोग 9 जनवरी का डेट को हम लोगों ने चूज किया। और ये कब से मनाते जा रहे हैं हम लोग, 2003 से 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते आ रहे हैं। चलते हैं हमारे अब अगले न्यूज़ पे। देख ले अगला न्यूज़ क्या कह रहा है।
तो अगला न्यूज है कि सेकेंड फेज ऑफ बिम्स्टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। देखिए होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम में होमी भाभा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर HBCHRC जिसको कहते हैं हम लोग, ये कहाँ पे विशाखापट्टनम में है। सेकेंड फेज ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि कैंसर केयर के लिए बिम्स्टेक कंट्रीज में फुल्ली लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव ना बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज के मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है, जिसमें उन्हें एडवांसमेंट ऑफ कैंसर केयर टेक्निक, यानी कि उन्होंने कैंसर केयर के लिए क्या क्या टेक्निक एडवांसमेंट्स हुई है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले लो आप, रिसर्च नॉलेज ले लो, प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद है रीजनल हेल्थ केयर कोलेब्रेशन को स्ट्रेंथ करना और कैंसर केयर स्टैंडर्ड को अपडेट करना साउथ एशिया के इस मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क से। तो याद रखिएगा, ये जो सेकंड फेज है ना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड फेज ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन कैंसर केयर फॉर विच कंट्री, बिम्स्टेक कंट्रीज वर फॉर्मली लॉन्च एट, कहाँ पे, ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो कि कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एपेक्स कोर्ट ऑफ भूटान के साथ MOU साइन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एपेक्स कोर्ट ऑफ भूटान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एपेक्स कोर्ट ऑफ भूटान, यानी कि एपेक्स भूटान का सुप्रीम कोर्ट ने एक MOU साइन किया, जिसका है ताकि लॉ क्लर्क एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। जिसके तहत क्या हो, तो लॉ क्लर्क एक्सचेंज प्रोग्राम, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लॉ क्लर्क एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया किन के साथ। तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भूटान, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में लॉ क्लर्क एक्सचेंज प्रोग्राम है। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या, देखिएगा, इस इनिशिएटिव का मकसद है कि जुडिशियल लर्निंग को और कोलैबोरेटिव को स्ट्रेंथ करना। लॉ क्लर्क ऑफ इंडिया और भूटान के एपेक्स कोर्ट में एक्सपीरियंस गेन करेंगे और केस रिसर्च और जुडिशियल प्रोसेस को वो लोग समझेंगे, और दोनों कंट्रीज के लीगल सिस्टम के बीच नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। इसीलिए याद रखिएगा, ये जो लॉ क्लर्क एक्सचेंज प्रोग्राम है किनके बीच, इंडिया एंड भूटान के बीच इसको किया गया है। किसके बीच, इंडिया और भूटान के बीच इसको किया गया है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, फिर से हिंदी में दी हुई है, तो आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे अगला जो हमारा न्यूज़ है, ये कौन सा सेक्शन है, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़ पे हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अभी न्यूज़ में थी 1 से लेकर 9 जनवरी के बीच से, हम लोग उसको कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़ में जो पहली पॉलिसी न्यूज़ में है वो है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। देखिए, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन का एम है चाइल्ड मैरिज के प्रिवलेंस को 2026 तक 10% तक कम कर देना, ठीक है ना, और 2030 तक बिल्कुल फ्री कर देना, यानी कि इंडिया को कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री बना देना। तो यही जो फैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन का जो अभी फिलहाल का एम क्या है, 2026 तक इसमें 10% का रिडक्शन करना और 2030 तक भारत को, इंडिया को कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री बना देना। इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2024, और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो यह कैंपेन नवंबर 2024 में लॉन्च किया। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। इसका फोकस है अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना। कैसे हम लोग चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट कर सके, रोक सके, कम कर सके, ठीक है ना। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बालोड। छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बालोड जिला है, जिसने माइलस्टोन अचीव किया है और करेंसी का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो छत्तीसगढ़ का जो बालोड डिस्ट्रिक्ट है ना, छत्तीसगढ़ का बालोड डिस्ट्रिक्ट, ये कंप्लीटली फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये स्टेप नेशनल लेवल के कैंपेन्स के इफेक्टिवनेस और ग्रास रूट चेंज को हाईलाइट करता है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, जो बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन का जो टारगेट अभी क्या है, 2026 तक उसमें कितने % की कमी लाना है, 10% तक, और 2030 तक इंडिया को कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री बना देना है, ठीक है ना। और जो कौन सा छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया, वो है बालोड। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का बालोड डिस्ट्रिक्ट जो है ये कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया है। चलते हैं हमारे अब अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ये जो है बजट 2025-26 में लॉन्च कर, देख सकते हो आप लोग। मैंने इसे डायरेक्ट PIB से उठाया है ना, PIB के वेबसाइट से ये न्यूज़ ली गई है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो ये है क्या, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA, जो कि और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ईयर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन लॉन्च किया। तो कितने ईयर के लिए किया उन्होंने, 3 ईयर के लिए किया। याद रखिएगा, कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। इसका मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करना अक्रॉस इंडिया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, जो कि रुके हुए हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करना, जल्दी उनको पूरा करना। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन यूनियन बजट 2025-26। ये अनाउंसमेंट 2025-26 में किया गया था। PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन ने 852 प्रोजेक्ट,
जी हाँ, 852 प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंडर आते हैं और इनका कंबाइंड टोटल 17 लाख करोड़ रुपीस है। कितना है? तो 17 लाख। याद रखिएगा कितने प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत हैं? 852 प्रोजेक्ट जो कि 17 लाख करोड़ रुपीस के अंतर्गत आते हैं। ये इनिशिएटिव जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन थ्रू, याद रखिएगा कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। कितने? और इसके यूनियन बजट 2025-26 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको स्टेटमेंट के तौर पे या तो डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। 852 प्रोजेक्ट हैं और पैसे कितने? तो 17 लाख करोड़। किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसे आप याद रखिएगा। चलते हम लोग हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। अब देखिए राहवीर, क्या है ये राहवीर स्कीम? देखिए राहवीर जो है ना, गुड स्मार्टियन इसको कहते हैं। स्कीम को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने राहवीर स्कीम को लॉन्च किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड स्मार्टियंस कहते हैं। ठीक है ना? इसका एम क्या है? लोगों को इनकरेज करना कि वो रोड एक्सीडेंट में विक्टिम्स की हेल्प करें। लोग क्या करते हैं, आप देखोगे एक्सीडेंट वगैरह तो लोग इंसान मरते रहते हैं लेकिन वो छोड़ के आगे निकल जाते हैं। इसीलिए ये जो स्कीम ला गई है ना, राहवीर स्कीम, ये गुड स्मार्टियन स्कीम है। यानी कि इसका मेन एम है कि लोगों को इनकरेज करना कि वो रोड पर एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करें। स्कीम के अंदर होगा क्या? तो जो भी व्यक्ति जो एक्सीडेंट विक्टिम को गोल्डन आवर के अंदर मेडिकल अटेंशन दिलवाने में असिस्ट करता है, गोल्डन आवर के अंदर जो भी मेडिकल उनको क्या मिलेगा? उनको 25,000 रुपये का रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट के हकदार बनेंगे। ये इनिशिएटिव ना रोड सेफ्टी अवेयरनेस और इमरजेंसी रिस्पांस कल्चर को प्रमोट करता है, जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए रिवॉर्ड करेगा। ठीक है? तो याद रखेगा इसमें आपको कितने पैसे मिलेगा अगर आप गोल्डन आवर, जो कि बोलते हैं ना एक्सीडेंट के शुरू के 1 घंटे लगभग, ठीक है ना, वो 1 घंटे आधे घंटे में अगर आप उनको हॉस्पिटल पहुंचा दोगे तो आपको 25,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा और एक सर्टिफिकेट भी। यही है राहवीर स्कीम। इसे किसने लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसे लॉन्च किया। याद रखिएगा राहवीर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, अगला हमारा स्कीम क्या है? साइन स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए साइन स्कीम क्या है? सबसे पहले तो याद रखो, साइन स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लॉन्च किया। तो साइन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। साइन का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर इंपावर्ड मूवमेंट। तो साइन का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़ तो पूछेंगे साइन स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लॉन्च किया। और साइन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर इंपावर्ड वुमेन, ये इसका फुल फॉर्म है। इट प्लेसेस वुमेन एट द सेंटर ऑफ इंडियाज क्वालिटी जर्नी। और ये क्या करता है ना, प्लेस करता है वुमेन को एट द सेंटर ऑफ इंडियाज क्वालिटी जर्नी। इस स्कीम का फोकस है वुमेन को इंडिया की क्वालिटी जर्नी के सेंटर में रखना। इसके लिए स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दिए जाएंगे, ग्रास रूट्स पार्टनरशिप किए जाएंगे, NGOs और SHG को साथ मिला के काम किया जाएगा। ठीक है ना? तो इस स्कीम का जो मेन एम है ना, वुमेन की सेफ्टी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को नॉलेज से इंपावर किया जा सके, ताकि वो अपने हाउस होल्ड जो उनके काम हो गए में चार्ज एजेंट या चेंज एजेंट के रूप में वो लोग काम कर सके। ठीक है ना? कि वो उनकी वजह से परिवर्तन आ रहा है, ऐसा होना चाहिए, के रूप में काम करे। ये इनिशिएटिव जेंडर इंपावरमेंट और क्वालिटी अवेयरनेस को इंटीग्रेट करता है। इसलिए आप साइन स्कीम याद रखोगे। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म। क्या फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर इंपावर्ड वुमेन। तो यह क्या करना है? स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर इंपावर्ड वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे, जो कि हमारा क्या है? कॉन्फ्रेंस एंड समिट के बारे में। ठीक है? तो हम लोग अब कॉन्फ्रेंस एंड समिट देखेंगे 1 और 9 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस और समिट हुए, आइए उसको देखते हैं। पहला समिट का क्या नाम है? नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026। पहली बात कहाँ हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हुआ था गुवाहाटी, असम में 8 से 9 जनवरी के बीच में। तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 जो है, ये कहाँ पे होता है? ये गुवाहाटी, असम में होता है 8 से। और इसका जो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थीम क्या था? इंडियाज टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। तो इंडियाज टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ एंड हेरिटेज एंड इनोवेशन इसका थीम था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेशनल टेक्सटाइल मिशन कॉन्फ्रेंस जो 2026 का, ये कहाँ होता है? गुवाहाटी, असम में होता है। ठीक है? और इसका थीम क्या था? तो मिनिस्ट्री ऑफ वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन, इंडियाज टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन इसका इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाओ। किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। ऑब्वियस सी बात है, ये टेक्सटाइल के मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ही करेगी। गुवाहाटी, असम में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले न्यूज़ पे। हम लोग अब एप्स एंड पोर्टल्स को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? एप्स एंड पोर्टल्स को हम लोग इन डिटेल करेंगे। देखिए पंखुड़ी पोर्टल, तो यूनियन मिनिस्टर जो अन्नपूर्णा देवी है, उन्होंने लॉन्च किया है पंखुड़ी पोर्टल। किसका करें? तो इनहेंस करने के लिए ईज ऑफ लिविंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, यानी कि वुमेन और चाइल्ड के ईज ऑफ लिविंग को इनहेंस करने के लिए पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया। किसने? अन्नपूर्णा देवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो, उनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो अन्नपूर्णा देवी ने
लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल जिसका नाम है पंखुड़ी। इसका एम क्या है? स्ट्रेंथ करेंगे ये, कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे स्ट्रक्चर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन में, ताकि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की कंट्री को काफ़ी हम लोग इनहेंस कर सके। पंखुड़ी जो है एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा, जो कि टुगेदर लाएगा किसको? नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गए या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो भी इंस्टीट्यूट सपोर्ट करना चाहते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन को अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव थ्रू, इन सब के लिए एक सिंगल विंडो बनेगा। वो क्या है? पंखुड़ी। अब आप बोलोगे इसमें मैं याद क्या रखूँगा? आपको याद रखना है कि पंखुड़ी जो है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंदर। किसने लॉन्च किया? अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च। आप देख सकते हो ये हमारी क्या है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन पंखुड़ी पोर्टल। तो याद रखिएगा पंखुड़ी पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग हमारे अब अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ जो हमारा अब इकोनॉमी का आ गया है, तो हम लोग अब इकोनॉमी की सारे न्यूज़ कवर करेंगे 1 से लेकर 9। आप लोग देख सकते हो मैं सेक्शन वाइज कितने अच्छे तरीके से अरेंज करके सब कुछ लाया हूं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच। अब चलते हम लोग आगे। तो करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक सेक्शन का जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर टू द इंडियाज इकोनॉमी, यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। देखिए, तो पहला जो न्यूज़ कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के डाटा के मुताबिक एक्सपोर्ट जो है ये इंडिया की इकोनॉमी का एक क्रिटिकल पिलर है, जो कि जीडीपी का लगभग 21% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंडिया के इकोनॉमी के एक बहुत ही क्रिटिकल पिलर है, जो कि जीडीपी का यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 21% कंट्रीब्यूट करता है। और लगभग 45 मिलियन पीपल है ना, वो या तो डायरेक्टली कह लो या तो इनडायरेक्टली कह लो, ये क्या है? एम्प्लॉयड है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में। और एक चीज़ जो एमएसएमई है हमारा, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इंडिया के एक्सपोर्ट का एक मेजर रोल प्ले करता है। और टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 45% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ये यही देते हैं, यानी कि एमएसएमई ही एक्सपोर्ट का लगभग 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कैसे एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर मिलकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस को सस्टेन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा भी था कि एमएसएमई का जो है कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में। तो ये कितना है? 45%। याद रखिएगा, तो टोटल एक्सपोर्ट में कितना है? 45%। और एक्सपोर्ट कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो लगभग 21%। ये दो जो डाटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरली 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट, और जो एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट में, वो 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनको आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे, और जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है। इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। इन चाइना कितना कर रहा है? 145.28, और इंडिया कितना कर रहा है? 150.18। देखिए, इंडिया अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है, और इस माइलस्टोन में चाइना को सरपास किया। तो इंडिया किसने सरपास किया? इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया। इंडिया का शेयर इन टोटल ग्लोबल राइस कितना? 28% से ज़्यादा हो गया। कितना? 28%। यानी कि आप कह सकते हो कि 1/4 से भी ज़्यादा हो गया है ना, 1/4 से ज़्यादा हो चुका है, जो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। साथ ही इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर भी है। इंडिया जो है वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, जो ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको याद रखना, इंडिया इमर्जेज लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो है ही है। तो अब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कौन है? वो हमारा इंडिया है। ये डाटा याद रखेगा, 150.118। ठीक है ना, ये मेट्रिक टन आपको शायद याद रखना होगा। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। ठीक है ना, अगला न्यूज़ क्या कह रहा है हमारा? देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सारे एक्सपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, और अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईसीटीए। तो ईसीटीए के अनुसार 1 जनवरी 2024 को इंडिया के सारे एक्सपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ड्यूटी बिल्कुल जीरो कस्टम चार्जेस लगेंगे। ठीक है ना, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक, इसका नाम याद रखिएगा ना, एक बार बीपीएससी ने पूछ लिया था इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझिए, सीधा पूछ देंगे आपसे, इंडिया ने हाल ही में किसके साथ ईसीटीए साइन किया, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने 1 जनवरी 2026 को इंडिया के सारे एक्सपोर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद करोगे। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99% से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है। ठीक है ना, ये अचीवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला न्यूज़ क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने विशाखापट्टनम रिफाइनरी में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम रिफाइनरी में एलसीएमएक्स, क्या होता है ये एलसीएमएक्स, लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी कमीशन किया है। ये जो फैसिलिटी है ना, रिफाइनरी रेसिडी को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो आप इसमें याद क्या रहे, आप बस याद रखना कि एचपीसीएल ने यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहाँ पर एलसीएमएक्स को अपग्रेड फैसिलिटी को इंस्टॉल किया, ठीक है ना। ये कहाँ पे किया, विशाखापट्टनम रिफाइनरी में किया, एलसीएमएक्स, बस इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारा है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री, यहाँ पे राजीव रंजन सिंह ने क्या किया है, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में, कहाँ पे, तो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म खोला। क्या खोला उन्होंने, रेनबो ट्राउट फार्म। ये फार्म जो है एक्वाकल्चर और फिशरी सेक्टर में एक माइलस्टोन है, जिसमें सस्टेनेबल फिश फार्मिंग प्रैक्टिस और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये इंटीग्रेटेड फार्म मॉडल होता है ना, जिसमें जो बाहर की भी जो मछलियाँ हैं ना, उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। ये फिश प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा ही इंटीग्रेट करेगा, काफ़ी ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए आपको याद रखना है, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी कौन है, राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट, जिसका नाम है, जो कि कहाँ पे होगा, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। देखिए, अब हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आ गई। हम लोग अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। उसी तरह करेंगे हम लोग 1 से 9 जनवरी, जिसने भी साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई उसको कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी अब खूब धूमधाम से साइंस एंड टेक से सवाल करता है प्रीलिम्स में। आइए शुरू करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के सेक्शन का जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो है एम्पेबा इफेक्ट ऑफ वाटर। तो ये क्या है, ये एम्पेबा इफेक्ट ऑफ वाटर? ये एक पैराडॉक्स है, और इस पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जो हॉट वाटर है ना, ये कोल्ड वाटर, ये जो हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर के रिस्पेक्ट में जल्दी फ्रीज होती है। क्या होती है, ये ज़्यादा जल्दी जम जाती है। तो यही ये क्या है, ये पैराडॉक्स है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने पहली बार सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन डेवलप किया है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करती है, जैसे हॉट वाटर कोल्ड वाटर से जल्दी कैसे फ्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये रिसर्चर कहाँ के हैं, तो ये रिसर्चर्स हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च ने ये सुपर कंप्यूटर क्या किया, उन्होंने, साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। उन्होंने आइस फॉर्मेशन की सिमुलेशन सुपर कंप्यूटर्स के जरिए बनाई, और इसमें एम्पेबा इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव हो गया। ये डिस्कवरी फिजिक्स और मटेरियल साइंटिस्ट ने फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करती है। तो आपको बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, आपको पहले बात तो ये पूछेंगे ये एम्पेबा इफेक्ट क्या होता है, तो आप बता दोगे एम्पेबा इफेक्ट का मतलब है कि हॉट वाटर जो है ये कोल्ड वाटर से जल्दी फ्रीज हो जाती है। हॉट वाटर फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर, ठीक है ना। हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर, यही क्या है, एम्पेबा इफेक्ट है। और ये कहाँ के रिसर्चर ने किया है, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट ने इसको किया, ठीक है ना। तो आपको ये फैक्ट याद रखना, यही जो हमारा एम्पेबा इफेक्ट ऑफ वाटर का साइंस अटैक का ये पहला न्यूज़ था। अब चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ पे। देखिए दूसरा न्यूज़ क्या कह रहा है, WHO फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। देखिए, तो इंडिया अब WHO फार्माकोविजिलेंस कंपटीशन में ग्लोबली 8th पोजीशन पे आ गया। इंडिया का क्या पोजीशन है, ग्लोबली अब 8th पोजीशन पे आ गया है, जो कि 10 साल पहले इंडिया कितने नंबर पे था, 123 नंबर पे था। तो देखिए इंडिया का कितना यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इंडिया जो है फार्माकोशिपिया में अब इंडिया का रैंक क्या है, तो 8th पोजीशन है। पहले इंडिया का कितना था, 123। कब, तो 10 साल पहले था। कब था, 10 साल पहले। और अभी अगर पूछ दे इंडिया का रैंक, तो वो क्या है, 8th पोजीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट जो आपको समझनी चाहिए, ये अचीवमेंट जो है पब्लिक हेल्थ और मॉनिटरिंग और ड्रग सेफ्टी में इंडिया के प्रोग्रेस को क्या करता है, दिखाता है। WHO फार्माकोविजिलेंस का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सिस्टम जो मेडिसिन और वैक्सीन्स के एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करता है। आप कोई मेडिसिन ऑर्डर ले रहे हो, उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट आ गया, तो उसको वो देखते रहता है, उसको मेंटेन करता है। इसीलिए हम लोग 10 साल पहले बहुत पीछे थे, लेकिन अब इंडिया में जिस तरह से साइंस डेवलप कर रही है ना, मेडिसिन जिस तरह से सुधर रही है, और हम लोग का पोजीशन क्या आ गया, 8th पोजीशन हम लोग का आ गया है, ठीक है ना। इंडिया की रैंकिंग इंप्रूवमेंट, रिसर्च कैपेसिटी, रिपोर्टिंग सिस्टम और हेल्थ केयर क्वालिटी में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को हाईलाइट करती है। तो आपको जो मेन बात पूरी कहानी से याद क्या रखनी है, ये याद रखना है, इंडिया का अब WHO फार्माकोविजिलेंस में क्या रैंक है, 8th रैंक है। और इंडिया का 10 साल पहले क्या रैंक था, 123 रैंक था। ये बात किसने बताई, ये बात बताई यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर श्री JP नड्डा ने, जगत प्रकाश नड्डा ने ये बात हमें बताई थी। चलते हैं हमारे अब अगले न्यूज़ पे। Cloud9 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई साहब, इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हेडिंग है, नासाज हबल डिस्कवर Cloud9 यूनिवर्स फर्स्ट कंफर्म फील्ड गैलेक्सी।
डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्स का पहला फेल्ड गैलेक्सी कौन सा है, तो आप बोलोगे Cloud9 है। फेल्ड गैलेक्सी का मतलब है जो कुछ वो गैलेक्सी बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया। तो फेल्ड गैलेक्सी का नाम क्या, मतलब पहली फेल्ड गैलेक्सी कौन है, आंसर इज Cloud9। तो नासा के हबल स्पेस, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से टेलीस्कोप से, तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से। किसके, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से एक नई टाइप का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया, Cloud9 नाम रखा गया है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टारलेस है, गैस रिच है और डार्क मैटर डोमिनेटेड क्लाउड है। इसका साइंटिफिक नाम है रीआयोनाइजेशन लिमिटेड H1HI क्लाउड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, रेलिक भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। Cloud9 का और क्या नाम हो जाएगा, रेल हिक, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रीआयोनाइजेशन लिमिटेड HI क्लाउड। रीआयोनाइजेशन लिमिटेड HI क्लाउड जो न्यूट्रल हाइड्रोजन से बना एक डार्क मैटर से डोमिनेटेड है। Cloud9 को अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन का रेलिक या रेमिनेंट कहा जा रहा है, जो कि यूनिवर्स के इनिशियल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन को समझने में मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो यूनिवर्स का पहला फेल्ड गैलेक्सी है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से हमने देखा, इसका नाम क्या है, Cloud9। इसका और एक नाम है वो क्या है, रेल हिक। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीआयोनाइजेशन लिमिटेड HI क्लाउड। इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं हमारे अब अगली न्यूज़ पे। देखिए अगला न्यूज़ क्या कह रहा है, रायसेना डायलॉग 2026 के बारे में, जो कि कब होगा, 5 से 7 मार्च 2026 को होगा। इसे किसने किया, तो रायसेना डायलॉग जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, यहाँ पे आप देखो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उन्होंने किसी के साथ मर्ज भी किया, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है लॉन्च करने के लिए। फर्स्ट एडिशन है ये, क्या है, फर्स्ट एडिशन है रायसेना डायलॉग का डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 के लिए। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी को इंटीग्रेट करना, ताकि ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन और पॉलिसी इंगेजमेंट को स्ट्रेंथ किया जा सके। ये इनिशिएटिव जो है इंडिया के इंटरनेशनल साइंस डिप्लोमेसी फुटप्रिंट को हाईलाइट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो रायसेना डायलॉग 2026 है ये कब होगा, 5 से 7 मार्च 2026 को होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रहा है, लेकिन कौन सा कर रहा है, तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पार्टनरशिप किया उन्होंने रिसर्च फाउंडेशन के साथ, किसके साथ, रिसर्च फाउंडेशन के उन्होंने पार्टनरशिप किया है। अब आते हैं हम लोग, हमारा अगला न्यूज़ क्या है, इन्वायरमेंट का न्यूज़ है। देखिए 1 से 9 जनवरी 2024 का पे जो भी इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला है द फर्स्ट फेज ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, यानी कि AITE26 ऑफिशियली बिगेन ऑन January 6, 2027 एट थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। तो ये जो है ना पहला फेज, किस चीज़ का पहला फेज, तो AIT का फर्स्ट फेज जो है ना ये है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। AIT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026। AIT 2026 का जो पहला फेज है ये 6 जनवरी 2026 को ये स्टार्ट हुआ। कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे, तमिल, तो याद रखिएगा थंथाई से तमिलनाडु याद रखिए। तो थंथाई, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये जो है तमिलनाडु में। और यहीं पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 को क्या किया, लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 6 जनवरी 2026। BPSC के लिए डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। थंथाई पेरियार सेंचुरी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड डे 2026 कब मनाया गया, तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेशनल बर्ड डे जो है यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 ये कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नेशनल बर्ड डे 2026 कब मनाया गया, 5 जनवरी को मनाया गया था। चलते हैं हमारे अब अगले न्यूज़ पे। देखिए अब हम लोग डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। 1 से लेकर 9 जनवरी तक के डिफेंस और सिक्योरिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट बन सकते हैं, जो BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एक ईयर के रूप में। क्या नाम है उसका नाम है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बिल्कुल सीधा फैक्ट है, याद रखो बस, कि इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो ये क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी 2026 को डिक्लेयर किया है। ऑप्शन में अगर UNGA दिया तो आप कंफ्यूज होगे, लेकिन आपको याद रखना है क्या होगा आंसर, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ में। दूसरा न्यूज़ कह रहा है
सेकेंड एडिशन का एक्सरसाइज हुआ है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। किसके किसके बीच, तो डेजर्ट साइक्लोन जो होता है ना हमारा, ये इंडिया और यूएई के बीच में होता है। किसके बीच, इंडिया प्लस यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन होता है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ, ये अल हमरा ट्रेनिंग सिटी जो है ना अबू धाबी में, वहाँ पे हुआ दिसंबर 30 को। तो ये जो था सेकेंड एडिशन था। तो डेजर्ट साइक्लोन जो हमारा है ये किसके बीच, सीधा बात तो कोई पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है। तो ये जो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और यूएई के बीच होता है। अभी कहाँ पे हुआ, ये अल हमरा ट्रेनिंग सिटी जो कि कहाँ है, अबू धाबी में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में हुआ, ये याद रखोगे। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि पहली इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो ये क्या करेगी ना, ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। कहाँ पर, गोवा में। तो याद रखिएगा समुद्र प्रताप को कहाँ इंडक्ट किया गया है, तो ये गोवा में किया गया। और ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ये क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। तो आपसे पूछा जाएगा पहली चीज़, ये समुद्र प्रताप है क्या, तो आप बताओगे इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिजाइन और बिल्ट की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। और इसे इंडक्ट कहाँ किया गया, इसे इंडक्ट किया गया गोवा में, याद रखिएगा। अगला न्यूज़ हमारा, इंडियन आर्मी हैज़ रेज्ड वैरव स्पेशल फोर्स। इंडियन आर्मी ने एक नई फोर्स बनाई है, क्या नाम है उसका, वैरव, याद रखिएगा वैरव। और इसमें लगभग 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव को डाला जा रहा है मॉडर्न। जैसा कि आप लोग देखा होगा अभी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब हुआ था ना हमला, तो काफ़ी ड्रोन्स आ रहे थे, स्वार्म ड्रोन्स वो भेजते थे, है ना। तो ये जो अब जो मॉडर्न वारफेयर है ना, ये ड्रोन की तरफ जाता जा रहा है। इसलिए इंडियन आर्मी ने एक स्पेशल फोर्स ही बना दी है, उसका नाम क्या है, वैरव स्पेशल फोर्स। तो ये जो जनरल फोर्स होती है और जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उनके बीच एक लिंकिंग ग्रुप का काम करेगा, उसका नाम है वैरव स्पेशल फोर्स। और इसमें लगभग 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव को डाला जाएगा मॉडर्न वारफेयर के लिए। चलते हैं हमारे अब अगले पॉइंट पे, देखिए अगला न्यूज़ क्या कह रहा है। नेवी जो है अपना एक नया बेस बनाने जा रही है, कहाँ पे, हल्दिया वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, हल्दिया वेस्ट बंगाल में। जिससे क्या होगा, इंडिया का जो मैरीटाइम प्रेजेंस है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल के रीजन में। तो याद रखिएगा इंडियन नेवी जो अपनी नई बेस बनाने जा रही है वो कहाँ बनाने जा रही है, यही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, वो बनाने जा रही है हल्दिया वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है स्वदेश। स्वदेश फुल फॉर्म याद रखो पहले, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। क्या नाम है इसका, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। इसे किसने डेवलप किया, ये DRDO ने डेवलप किया। और ये हैंड ऑपरेटर है, बिल्कुल आप हैंड होल्डिंग हाथों से इसे चला सकते हैं। किसके लिए, फॉर सोल्जर्स डिप्लॉयड इन रिमोट एंड कोस्टल एरियाज। तो ऐसे सोल्जर जो रिमोट और कोस्टल एरियाज में है और जहाँ उनके पास पीने के पानी अच्छे नहीं मिल पा रहे, वो स्वदेश सिस्टम जो है हमारा सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम के द्वारा जिसे डेवलप किया DRDO ने, वो अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा स्वदेश का फुल फॉर्म सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम किसने डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जनवरी 2006 चाइना कमीशन द लाउडी ए न्यू ऑपरेटेड टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो ये जो लाउडी है ना, ये क्या है, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अगर कोई मिसाइल आ रही है ना, ये इसको गाइड कर देगा, उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, ये हवा में ही। इसका नाम आप याद रखना, टाइप 052D, टाइप 052D। और किसका है ये चाइना का। और किसका हो सकता है भाई साहब, चाइना का ही है। नेक्स्ट है, एयर मार्शल नागेश कपूर को एज्यूम किया गया है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सक्सेडिंग एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो नए जो चीफ बने ना, वाइस चीफ बने हैं, क्या बने हैं, वाइस चीफ एयर स्टाफ। कौन है वो, वाइस चीफ एयर स्टाफ जो बनेंगे, एयर मार्शल नागेश कपूर। क्या नाम उनका, एयर मार्शल नागेश कपूर। उन्होंने किसकी जगह ली है, उन्होंने नर्मदेश्वर तिवारी की जगह ली है। तो नर्मदेश्वर की जगह कौन आ गया है, नागेश कपूर आ गए हैं वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चलते हैं हमारे अब अगले सेक्शन की तरफ। हमारा अगला सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग से इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है हमारा, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए बेंगलुरु को जो है सिटी इंक्लूजन स्कोर कितना 53.29, तो इसके हिसाब से इनको रैंक किया गया है बेंगलोर को बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया इन 2025। तो बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 कौन बन गया है, बेंगलुरु बन गया है। और ये स्टडी किसने किया, तो चेन्नई बेस्ड एक वर्क प्लेस इंक्लूजन फर्म है जिसका नाम है अवतार। क्या नाम है, अवतार ने ये स्टडी किया है। और अवतार के हिसाब से बेंगलुरु जो है ये क्या है, बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड पुलिस ने सिक्योर किया है पहला पोजीशन इन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए उत्तराखंड की जो पुलिस है ना, उन्होंने पहला पोजीशन प्राप्त कर लिया, किसमें, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में, जो कि नेशनल रैंकिंग रिलीज किया किसने, NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जो ICGS 2.0 आया है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन किसने सिक्योर किया है, वो करने वाली है उत्तराखंड पुलिस ने। ये आप राइडर को डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये काम किसने किया है, उत्तराखंड पुलिस ने किया है। अब चलते हैं हमारे अगला पॉइंट जो कि रिपोर्ट्स।
तो जो 2025 के 1 से लेकर 9 जनवरी 2026 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है ना, उसको हम लोग ध्यान से अभी देखेंगे। पहला रिपोर्ट क्या है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है, ये यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स करता है, डिशा, याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्टस 2025 जारी किया है। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो याद रखना भाई मेरे, जब आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025 किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन का डीसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इसे रिलीज किया है। और इसमें की फाइंडिंग क्या है ना, इन 2024 वर्ल्ड ने स्पेंड किया लगभग 2.7 ट्रिलियन ऑन मिलिट्री। तो पूरे विश्व में लगभग 2.7 ट्रिलियन मनी जो है डॉलर, ये सिर्फ 2024 में मिलिट्री पे लेके हैं। लार्जेस्ट ईयरली इंक्रीज सिंस 1988 के बाद का ये सबसे ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 2.7 ट्रिलियन पूरे देशों ने मिलकर किस पे किया है, मिलिट्री पे ही उन्होंने स्पेंड कर दिया है, जो कि 1988 के बाद का सबसे ज़्यादा है। और फॉर ए कैलेंडर ईयर 2025 यूएन हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर 7.5%। 2025 के लिए यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया था, 7.4%। और 2026 के लिए कितना किया, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। 2026 के लिए उन्होंने किया है 6.6 और 2027 के लिए किया है 6.7। देखिए 2026 के लिए 6.6% इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं इंडिया का, और 6.7% फॉर 2027। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, ठीक है ना। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं हमारे एग्जाम्स के लिए 1 से 9 जनवरी तक के, अब तक के देखते हैं यहाँ पे। तो जेंसेस हुएंग ऑफ नेवेडिया, ये क्या है, नेवेडिया के सीईओ है। नेवेडिया एक बहुत बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है। तो उसके जो सीईओ हैं जेंसन हुएंग को आईईई मेडल ऑफ द ऑनर दिया गया है, अनाउंस्ड ड्यूरिंग एन एक्सक्लूसिव मीडिया इवेंट एट सीएस लास वेगस नेवाडा। तो देखिए जेंसन हुएंग जो है चीफ ऑफ नेवेडिया, उनको कन्फर्ड किया गया है 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर। क्या है ये IEEE, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मेडल ऑफ ऑनर इन द हाईएस्ट रिकॉग्निशन अवॉर्डेड। तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट नाम याद रखो, आपसे पूछा जाएगा IEEE मेडल ऑफ ऑनर किसको दिया गया है, तो ये गया है जेंसन हुएंग को दिया गया है। किसको, जेंसन हुएंग को। या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि सीईओ ऑफ नेवेडिया कौन है, तो याद रखिएगा जेंसन हुएंग है, जिनको IEEE मेडल ऑफ ऑनर दिया है। IEEE का फुल फॉर्म भी याद रखो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये मेडल ऑफ ऑनर है। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, स्पोर्ट्स पे जो न्यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। स्पोर्ट्स से पता आपको एक नए क्वेश्चन बन ही जाता है। आइए हम लोग स्पोर्ट्स के न्यूज़ देख लेते हैं। तो 18 साल की काम्या कार्तिकेयन, कहाँ की है वो, मुंबई से बिलोंग करती हैं। वो बिकेम द यंगेस्ट इंडियन बन गई है, और सेकंड यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्काई साउथ पोल। वो उन्होंने साउथ पोल पे अपनी क्या कर लिया है, वो साउथ पोल तक पहुंच गई हैं। और ये 18 साल की है मात्र काम्या कार्तिकेयन। ये इंडिया की पहली और वर्ल्ड की सेकंड बन गई है, सेकंड यंगेस्ट। इंडिया की यंगेस्ट हैं और वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट है टू द वर्ल्ड टू स्काई टू द साउथ पोल। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे किया गया है, तो ये वाराणसी में किया गया। कहाँ पे, वाराणसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वीनस विलियम्स जो हैं, ये ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर बन गई हैं इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्ट लेने वाले, और ये 45 साल की हैं। तो याद रखिएगा कि ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन ऑस्ट्रेलियन ओपन इज वीनस विलियम्स, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 11th इंडियन इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप। तो 11वां इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप जो है 2026 का, ये कहाँ हो रहा है, ये चेन्नई पोर्ट में हो रहा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये चेन्नई पोर्ट पे हो रहा है। याद रखिएगा 11th इंडियन इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप है ये, ठीक है ना। और ये कहाँ हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। तो हमारे करंट अफेयर्स का जो अगला सेक्शन है वो क्या है, अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो 1 से 9 जनवरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए ना, आइए उनको पढ़ते हैं। पहला है नंदनी चक्रवर्ती, तो उनको बना गया है फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये पहली वुमेन बनी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और उनका नाम याद रखिएगा, नंदनी चक्रवर्ती। नेक्स्ट है AK बाला सुब्रमण्यम एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB सक्सीडिंग डॉक्टर DK शुक्ला। तो डॉक्टर DK शुक्ला की जगह पर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है ना हमारा AERB का चार्ज किसको दिया गया है, चेयरमैन किसको बनाया गया है, AK बाला सुब्रमण्यम को। तो AERB के चेयरमैन कौन बने हैं, AK बाला सुब्रमण्यम, इसको आप याद रखोगे। चलते हमारे अगले फैक्ट पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट स्पेसिफिक CA, यानी कि जो अलग अलग स्टेट है हमारे इंडिया के,
उनसे उन स्टेटों में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिहार के एग्जाम्स में हम उनको कवर करने जा रहे हैं। स्टेट स्पेसिफिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, तो केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है इसका, केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, इज सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, वेल बीइंग एंड हार्मनी विथ नेचर। तो इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है, तो ये बन गया है केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैज़ बिगन वर्क, MS स्वामीनाथन जो रिसर्च उन्होंने ये वर्क शुरू किया था, बायो हैप्पीनेस इज अ न्यूली फॉर्म्ड केयू पेन्योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये कॉन्सेप्ट क्वाइंट किया था MS स्वामीनाथन ने, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। बायो हैप्पीनेस होता क्या है, ये चीज़ समझिए। ये एक ऐसा स्टेट है ना जिसमें आपको फुलफिलमेंट महसूस होती है, आपका बायोडाइवर्सिटी कंपोज्ड है, क्लीन हवा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन अच्छा है, ये क्या है, बायो हैप्पीनेस। और ये जो बायो हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है वो क्या है, केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत ही हाई चांस है इसके आने के। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। असम जो है, ये असम पहला स्टेट बन गया है जो कि 8th स्टेट पे कमीशन को लागू करने वाला। तो 8th स्टेट पे कमीशन को लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है, वो बन गया है असम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने लॉन्च किया इंडिया का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 के लिए, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ फंडिंग किया है टू सपोर्ट करेंगे 100 एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप। तो तमिलनाडु लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, जिसमें 100 करोड़ रुपया वो फंड करेगी सपोर्ट करने के लिए 100 एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को। तो ये बहुत बड़ा फैसला, और ये किसने लिया है, तो तमिलनाडु ने लिया है। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2024 को कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया, ये ऑफिशियली बिकम हो गए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स हिस्ट्री। तो कर्नाटका के हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले जो CM बन गए हैं वो कौन है, सिद्धारामैया। उन्होंने सरपास कर दिया है द रिकॉर्ड प्रीवियसली हेल्ड बाय डॉक्टर देवराज उरुस का जो रिकॉर्ड था उसको उन्होंने सरपास कर दिया। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एस्टेब्लिश किया ए डेडिकेटेड 30 मेंबर टीम टू प्रोटेक्ट इट्स क्रिटिकल एनर्जी। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक टीम बनाई है जिसमें कितने मेंबर है, 30 मेंबर हैं, तो प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके जो इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही साइबर हमला हो रहा है ना, उससे बचाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक इस्टेब्लिश किया है 30 मेंबर की टीम, जो कि क्या करेगी, इस थ्रेट को बचाएगी, क्रिटिकल एनर्जी थ्रेट से। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जल्लीकट्टू, जिसको हम लोग सल्लीकट्टू भी कहते हैं, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट है कहाँ का, तमिलनाडु का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, ये जो जल्लीकट्टू है ना, ये जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये 3rd डे ऑफ पोंगल के 3rd डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोवा का 3rd डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम क्या है, कुशावती, याद रखिएगा। इट्स डेरिवेटेड फ्रॉम कुशावती रिवर। तो गोवा का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, गोवा का जो तीसरा नया डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुशावती। क्या नाम है, कुशावती। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इनॉग्रेट किया है संस्कार शाला। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ये जो संस्कार शाला है ना, इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, तो असम में किया गया। ये है क्या, ये कल्चरल और वैल्यू बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है। चिल्ड्रन कब से कब तक, 4 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एक कल्चरल और वैल्यू बेस्ड लर्निंग सेंटर होने वाला है, जिसका नाम क्या है, संस्कार शाला। और ये कहाँ लॉन्च किया गया, ये असम में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और असम से आप ये भी याद रखोगे, अभी आपने पढ़ा ना, 8th स्टेट पे कमीशन लागू करने वाला पहला स्टेट असम ही है। केरला ने होस्ट किया पहला इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस इन कोच्चि। तो पहला इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, कोच्चि, केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 लाइनर फैक्ट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सूरत इज पॉइज टू बी इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी विद 70 लाख पॉपुलेशन। तो सूरत जो है ना, ये क्या होने वाला, फर्स्ट स्लम फ्री सिटी होने वाला है 70 लाख पॉपुलेशन के साथ। याद रखिएगा क्या है, सूरत जो है स्लम फ्री सिटी होने वाला है। चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पॉइंट पे, बुक्स एंड ऑथर्स। तो 1 से 9 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको पता ही ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो बुक्स एंड ऑथर्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए हम लोग, मैंने आपके पास क्या क्या है, बुक्स ही लगा दें, ताकि आपके पास विजुअल मेमोरी ना वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। आप कोई चीज़ सुन रहे हो लेकिन आप कोई चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो, तो विजुअल मेमोरी बहुत देर तक रिटेन रहेगी, तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। बुक का नाम है रीथिंकिंग इंडिया ट्रस्ट विद द वर्ल्ड, ए फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्टो। और ये किसने लिखा, तो सलमान खुर्शीद और सलील शेट्टी ने। तो रीथिंकिंग इंडिया का जो है, इंडियाज ट्रस्ट विद द वर्ल्ड ए फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्टो। तो इंडियाज ट्रस्ट विद द वर्ल्ड ए फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्टो, जो किताब किसने लिखी है, सलमान खुर्शीद और सलील शेट्टी ने लिखी है। नेक्स्ट है, व्हाट वुमेन वांट अंडर द फीमेल वॉइस ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो व्हाट वुमेन वांट, यानी कि वुमेन को क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द
वॉइस ऑफ वोटर इन मॉडर्न इंडिया, फीमेल वोटर, यानी कि जो फीमेल वोटर जो है मॉडर्न इंडिया में वो क्या चाहती हैं, ये किताब लिखी है रोहित तिवारी ने। किसने लिखी है? रोहित तिवारी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन सेंट्रिक है, तो आपको समझ सकते हो ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो व्हाट वुमेन वांट जो है अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन ये रोहित तिवारी ने लिखी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रेम प्रकाश ने लिखी है, हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, वो हिस्ट्री से इंडिया ने इग्नोर कर दिया, ये किताब लिखी है प्रेम प्रकाश ने। और मैं आपको प्रेम प्रकाश के बारे में बता दूं, ये जो हैं सीईओ हैं एएनआई के, चेयरमैन एएनआई के। आपने स्मिता प्रकाश के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, तो स्मिता प्रकाश का ये हस्बैंड है जिनका नाम है प्रेम प्रकाश। तो हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड जो है ये किसने लिखी है? एएनआई के ये चेयरमैन है। तो प्रेम प्रकाश ने लिखी है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। तो आपको ये 3 किताबें याद रखनी है। नेक्स्ट जो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ए सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी, ये लिखी है देवेश कपूर ने। तो इस सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी जो बुक है इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी, जो ये किताब लिखी है किसने? देवेश कपूर ने। तो ये चारों किताब आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने उन चारों किताब का नाम एक तरफ से आपके लिए लिख दिया है। चलते हैं हमारे अगले, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है नाम माधव गाडगिल। ये नाम आप हिस्ट्री में इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और मैं इनके बारे में अभी 2-3 मिनट आपको बताऊंगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अभी इनके हाल ही में निधन हो गया माधव गाडगिल का, 1942 से 2024 तक रहे थे, रेस्ट इन पीस। देखिए कभी कभी ना एक व्यक्ति का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, बल्कि एक पूरी इकोलॉजिकल थिंकिंग चले जाना हो जाता है। ये जो वेटरन इकोलॉजिस्ट है हमारे माधव गाडगिल, ये कम्युनिटी राइट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे बड़े चैंपियन के रूप में जाने जाते हैं। 83 साल के एज में इनका जो है निधन हो गया। ये कितने साल के एज में गया? तो 83। पूछा जाता है ना, एक बार पूछ दिया था बीपीएससी ने विक्टोरिया के बारे में, उनकी कितने एज में निधन हुई, तो उनका याद रखिएगा 83 ईयर्स के एज में माधव गाडगिल का निधन हो गया है। माधव गाडगिल का जो है ये इंडियन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के साथ नेचुरली जुड़ रहा है। इन्होंने आईएससी बेंगलुरु का क्या किया था, उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है ना। और प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन स्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर, इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसे भी याद रखिएगा। ये मेंबर थे किसके? प्राइम मिनिस्टर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल के भी, और ग्लोबल इन्वायरमेंटल एडवाइजरी कमेटी के भी। देखते जाइए इनके बारे में, आप पढ़ते जाए, आप जितना पढ़ोगे ना कम लगेगा आपको। नेक्स्ट है, ही वॉज वन ऑफ द की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी इकोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन 2010 द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड गाडगिल एज द हेड। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला आपके एग्जाम में यहीं से फैक्ट आएगा कि 2010 में इनको यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हेड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। इनको हेड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल का बनाया गया, लेटर नॉन एज गाडगिल कमीशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गाडगिल कमीशन। तो गाडगिल कमीशन कब बना? 2010 में। किसके लिए? तो वेस्टर्न घाट्स के लिए बना था। 2024 में माधव गाडगिल को ऑनर किया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी, ठीक है ना। ये यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीज अवार्ड ऑल्सो इंक्लूडेड, इनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला है, स्वाति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला है, विक्रम साराभाई अवार्ड मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सेनेटरी मेडल भी इनको मिला हुआ है, वॉल्वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्राइज मिला और टेलर प्राइज। तो बहुत सारे प्राइज मिले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है ना, चैंपियन ऑफ अर्थ यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, और गाडगिल कमीशन जो है वेस्टर्न घाट के लिए था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फेमस बुक लिखा था ए वॉक अप द हिल। क्या नाम है इनकी किताब का? ए वॉक अप द हिल, लिविंग विथ पीपुल एंड नेचर, और दिस फिशर्ड लैंड। और एक और किताब लिखा, उनका नाम था दिस फिशर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, को ऑथर्ड विथ रामचंद्र गुहा। इसमें रामचंद्र गुहा ने भी साथ में लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वॉक अप द हिल एंड द फिशर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये माधव गाडगिल के बारे में आप लोग इतनी सारी चीज़ें तो एटलीस्ट याद रखोगे, मेन चीज़ें याद रखोगे, ठीक है ना। चलते हैं हमारे, आप यहाँ पर देखो तो हिंदी में भी सारी चीज़ें एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन लिखी हुई है, आप यहाँ से उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रह गया, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एक्स ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट जो हैं सुरेश कलमाडी, उनका भी निधन हो गया 82 के एज में। ये कौन थे? ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और एक्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहेंगे। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। नाम क्या था इनका? सुरेश कलमाडी। इनका भी निधन हो गया 82 के एज में। कहाँ पे? पुणे में। और अभी माधव गाडगिल का 83 के एज में हुआ था, ये भी आप याद रखोगे। अब कुछ मिसलेनियस न्यूज है ना, आइए हम लोग उनको कवर करते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन ने इनॉग्रेट किया है 9th सिद्धा डे सेलिब्रेशन ऑन 3 जनवरी 2026 को चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं सीपी राधाकृष्णन ने, उन्होंने इनॉग्रेट किया 9th सिद्धा डे का सेलिब्रेशन। कहाँ पे? चेन्नई में। कब? 3 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अर्न किया, उनको 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। किस चीज़ के लिए? देखिएगा, पहला मिला है लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट ऑन द वनवलो वंकराटू सेक्शन ऑफ द 6 लेन बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा सेक्शन के लिए। तो इनको 2 गिनीज वर्ल्ड के हैं।
इन्होंने ले किया एक लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट को, ठीक है ना, वनवलु और वंकरमटू सेक्शन जो है 6 लेन बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इनको 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है NHAI के द्वारा, ठीक है ना। NHAI को ये मिला है, किसको? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान ने अनकवर्ड किया 2000 साल पुराना ओल्ड क्वाइंस कुशान एम्पायर का डेटिंग बैक टू द रिंग रीजन ऑफ किंग वसुदेवा एट बीर माउंट नियर तक्षशिला इन रावलपिंडी। तो पाकिस्तान के आर्कोलॉजिस्ट ने 2000 साल पुराना कुशान एम्पायर का उनको कॉइन मिला है जो कि किंग वसुदेवा के टाइम का है। किसके टाइम का? किंग वसुदेव के टाइम का है। और ये भीर माउंट जो एक जगह है तक्षशिला के पास रावलपिंडी में, वहीं से ये मिला है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोस्पी भी कहते हैं, ठीक है ना। टुडे अनवील्ड इट्स न्यू लोगो एंड मैस्कॉट नेम सांख्यिकी। तो ये जो मोस्पी ने क्या किया है, एक न्यू लोगो और मैस्कॉट बनाया जिसका नाम क्या है? सांख्यिकी नाम रखा उन्होंने। क्या रखा? सांख्यिकी। देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्पी ने द रूपी सिंबल जो यहाँ पे ये हाईएस्ट रोल ऑफ स्टेटिक इकोनॉमिक प्लानिंग को दर्शाता है। अपवर्ड ग्रोथ बार यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है स्ट्रेंथिंग इंडियाज डाटा इकोसिस्टम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नंबर और सिंबल जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये दर्शाता है रिफ्लेक्ट मॉडर्न डाटा एंड एस्थेटिकल साइंस। और ये जो अशोक चक्र है ना, ये आपके एग्जाम में आएगा। ये अशोक चक्र दिखाता है रिप्रेजेंट ट्रूथ एंड राइटनेस एंड इंडिकेट ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। तो ये अशोक चक्र क्या दिखाता है? ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। और इसका नाम क्या है? सांख्यिकी, डाटा फॉर डेवलपमेंट। हम प्यार कहे तुम बिहार समझना। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर। जी हाँ, बिहार करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। 1 से लेकर 9 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में जो रहे हैं, उनको कवर करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि 3 नए बैराज बनने वाले हैं बिहार में। क्यों बन रहे हैं? तो कंट्रोल करेंगे वो फ्लड और फार्मिंग को बूस्ट करेंगे। तो 2 बैराज जो है बनेंगे बागमती पर और 1 बनेगा महानंदा रिवर पर। याद रखिए 2 बैराज किस पे बन रहे हैं? बागमती रिवर पर, और 1 बनने वाला है महानंदा रिवर पे। महानंदा पर जो बराज बनेगा वो तैयबपुर में बनेगा, किशनगंज के पास, ठीक है ना। एट तैयबपुर में बनेगा, किशनगंज में तैयबपुर के पास बन रहा है महानंदा रिवर पर। और जो बाकी 2 हैं वो बागमती पर बनेंगे, एक ढेंग के पास, एक कटौंजा जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो बागमती पर 2 बैराज बनेंगे, एक ढेंग पर, एक कटौंजा पे जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और महानंदा पर 1 बैराज बनेगा तैयबपुर में जो कि किशनगंज के अंतर्गत आता है। तो आपको ये चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड ए रिवाइज प्रपोजल टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द स्टेट सेकंड टाइगर रिजर्व। तो ये जो है स्टेट का क्या होने वाला है? सेकंड टाइगर रिजर्व होने वाला है। किसके बाद? स्टेट में अभी कौन सा? वाल्मीकि, VTR, ठीक है ना। और ये कहाँ पे होगा? इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। लेकिन ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज स्प्लिट इन द कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ये कैमूर में फैला हुआ है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द विंध्यन हिल्स। और ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये विंध्यन हिल्स तक फैली हुई है। कहाँ तक? विंध्यन हिल्स तक फैली हुई है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अब दूसरा टाइगर रिजर्व आने वाला है, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने वाला है। वो क्या है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसके बाद? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद आने वाला है, ठीक है ना। और ये कैमूर और रोहतास दोनों तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जस्टिस संगम कुमार साहू जो हैं इनको रिकमेंड किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो जस्टिस संगम कुमार साहू जो हैं वो सॉर्न इन करेंगे एट 47th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ये कितने नंबर के बन रहे हैं? 47th नंबर के, याद रखिएगा। तो 47th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इज जस्टिस संगम कुमार साहू। और गवर्नर ऑफ बिहार आरिफ मोहम्मद खान जो हैं उन्होंने इनको ओथ दिलवाया था। और ये इससे पहले कहाँ के जज थे? ये उड़ीसा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। कहाँ के? उड़ीसा हाईकोर्ट के ये जज रह चुके हैं। अब ये बिहार के पटना के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और ये कितने नंबर के होंगे? 47th नंबर के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार ने लॉन्च किया है हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर एल्डरली एट डोर स्टेप्स, ठीक है ना। तो डोर स्टेप हेल्थ सर्विस फॉर एल्डरली पीपल सिटीजन्स इज लोकेटेड इन इज इनोग्रेटेड इन कहाँ? तो ये बिहार में लॉन्च किया गया है। तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू द एल्डरली एट देयर डोर स्टेप अंडर द 7 निश्चय 3। ये किसके अंतर्गत हो रहा है? ये 7 निश्चय 3 जो योजना फिर से बिहार ने लागू की है, उसके अंदर डोर स्टेप हेल्थ सर्विस दिया जाएगा एल्डरली सिटीजन को। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? नर्सिंग असिस्टेंस इंक्लूड होगा, होम पैथोलॉजी कह लो, टेस्टिंग हो गए या फिर ब्लड प्रेशर के टेस्ट हो गए, ECG टेस्टिंग हो गया, फिजियोथेरेपी वगैरह, ये सब क्या होगा? आपके डोर स्टेप पर आके किया जाएगा। किन के लिए? एल्डरली पीपल के लिए, जो वहाँ तक जाने के लिए एबल नहीं है।
ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, बिहार रैंक फर्स्ट इन द इंटायर कंट्री इन ओपीडी रजिस्ट्रेशन। तो ओपीडी रजिस्ट्रेशन में इंडिया, बिहार जो है ये क्या रैंक किया, फर्स्ट किया पूरे इंडिया में थ्रू आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। किसके थ्रू, तो ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बेस्ड ऑन स्कैन एंड शेयर सर्विस। तो पूरे कंट्री में, पूरे भारत में ओपीडी रजिस्ट्रेशन में रैंक फर्स्ट करने वाला जो कंट्री, जो स्टेट है वो कौन सा है, तो बिहार स्टेट है हमारा, बिहार हमारा राज्य है। रेप्टाइल इंक्यूबेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन द बगहा इन पार्टनरशिप विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो रेप्टाइल इंक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है कहाँ पे, बगहा में। किसके साथ पार्टनरशिप करके, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क ने चौथा रैंक हासिल किया है एमॉन्ग लार्ज जूज अक्रॉस द कंट्री एज पर सेंट्रल जू अथॉरिटी इवोल्यूशन। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी इवोल्यूशन ने अभी क्या किया था, उन्होंने जो भी किया था, सर्वे वगैरह किया था, उसके हिसाब से जो हमारा संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है पटना का, इसका रैंक क्या रहा, इसका रहा 4th रैंक रहा एज लार्ज जूज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है ना, इसे आप याद रखोगे। संजय गांधी बायोलॉजिकल ने कितना रैंक हासिल किया, तो 4th रैंक सिक्योर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में भी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हो, आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है, तो अपने 72nd बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की फिक्र आप आपको हम पर छोड़ दीजिए। आपने, अगर आपको ये सेशन कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जो बताएगा। मैंने जितने भी एफर्ट डाले हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिया, वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर, एवरी चीज़, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल मैं डिज़ाइन करके लाया हूँ बीपीएससी 72nd बीपीएससी के लिए। तो अब आप 72nd बीपीएससी के लिए अपनी करंट अफेयर्स की जो चिंता है, जो फिक्र है, अब आप हम पर छोड़ सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये पसंद आया, हमारा कंटेंट, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, गुरुजी कोई आपका चैनल सब्सक्राइब क्यों करेगा, तो ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों करेगा। सब्सक्राइब कर दो गाइज। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ बने रहे, सीखते रहे। थैंक यू सो मच। आपको ये जो पीडीएफ है ना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको जो इसकी पीडीएफ है वो फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्रैक इट द कसर वे। आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है ना, मैं लिंक कमेंट में भी डाल दूंगा, तो प्लीज़ बता देना कमेंट में कि कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों करेगा। सब्सक्राइब कर दो गाइज। थैंक यू सो मच।